और दिलचस्प इसीलिए कि इस बार कई नई पार्टियां हैं चुनावी मैदान में, लेकिन इन सब के बीच हर दिन एक नई नई चीजें सामने आती है। वैसे तो चुनावी मैदान में कुछ भी होता रहता है, अलग अलग चीजें होती रहती है, लेकिन इस बार वैरायटी कुल मिलाकर के कही तो बहुत सारे हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पहली बार आपको देखने को मिल रही हैं। हालांकि इस बार चुनाव में दमखम से प्रशांत किशोर की पार्टी चुनावी मैदान में है, लेकिन सवाल की शुरुआत उन्हीं से हो रही है कि उनके चुनाव लड़ने की खबर तो थी राघोपुर से, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। इसके अलावा एक दूसरे भी बड़े कैंडिडेट हैं, मुकेश सहनी, जो चुनावी रण में तो हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हमारा इसी पर चर्चा रहेगा, और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी फिलहाल 3 गेस्ट हैं। रमाकांत चंदन है, आप सलाहकार संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ विशाल तिवारी हैं, आप सलाहकार संपादक हैं भारत एक्सप्रेस में, और देवनाथ हैं, आप विशेष संवाददाता हैं भारत एक्सप्रेस में। तो हमारा सबसे पहले सवाल हमारे अतिथि हैं रमाकांत चंदन सर। सर ये बताइए कि मतलब हार का डर या मामला कुछ और? प्रशांत किशोर और इधर मुकेश सहनी भी चुनावी मैदान में तो हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहे। दरअसल मुकेश सहनी ने एक समझौता किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, उन्हें एमएलसी या अगर ज्यादा सीटें मिल जाए विधायक का तो वो राज्यसभा भी जाए, तो वो एक बड़ी चीज देख रहे हैं। और यहाँ की बागडोर अपने भाई को सौंपना चाह रहे हैं, जिसे गौरव बड़ाम से लड़ा रहे हैं। तो यहाँ का नेतृत्व वो करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व मुकेश सहनी करेंगे, ये वहाँ स्पष्ट है। लेकिन प्रशांत किशोर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसके पीछे भी यही है कि प्रशांत किशोर जी को खुद कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि क्या हम राघोपुर में लड़ करके अब पहला ही फाइट अगर हम लूज करते हैं तो मेरा पूरा चरित्र जो अब तक डेवलप हुआ है, पूरा कैरेक्टर डेवलप हुआ है, वो कहीं ना कहीं लूज कर जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने न उतर करके अपने सिपाह सलारों को उतारा है। और अगर सचमुच अगर प्रशांत किशोर के अगर लफ्जों में ही कहें तो वो कह रहे हैं या तो मैं 200 से ज्यादा जीतूंगा या मैं कुछ नहीं जीतूंगा, यानी जीरो या हीरो, उनको पहले से एहसास हो रहा है। तो अगर वो हीरो बनेंगे तो वैसे भी जब चाहेंगे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, एमएलसी बन जाएंगे, लेकिन अगर जीरो रह जाएंगे तो फिर उनकी हार उनके साथ रह जाएगी। लेकिन अगर नहीं लड़ते हैं तो उनकी हार उनके साथ नहीं लड़ेगी, और आगे का जो अभियान जो है फिर 2030 का या कह सकते हैं 2029 के लिए प्रशांत किशोर फिर अपने को आगे करेंगे। ये उनका रहस्य है इस नहीं लड़ने के पीछे। जी विशाल जी, मतलब सर ने जो कहा कि जीरो या हीरो वाली बात है, तो प्रशांत किशोर को कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि अगर राघोपुर से लड़े, इतना बड़ा सामने कैंडिडेट होगा, फिर अगर सीट फंस गई, कुल मिलाकर के है कि हार का ही डर था क्या? जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने नहीं लड़ने का फैसला किया है तो हार का ही डर है। लेकिन मेरा निजी मानना है, और भी कई लोग हो सकता है कि सहमत हों उससे, कि अगर ये लड़ाई वो लड़ते और अगर हार भी जाते तो मुझे लगता है नहीं कि उसे हार के तौर पे देखा जाता। वो मुझे लगता है कि एक खास किस्म की ब्रांडिंग में नहीं होता है कि हम अपराजय हैं टाइप वाला कुछ मामला और डेंट पूरा हो जाएंगे। लेकिन एज ए सेनापति के तौर पे आपको फ्रंट से लीड करने की जरूरत थी। अगर फ्रंट से लीड करते तो उसका उम्मीदवारों पर जो कार्यकर्ता हैं उस पे, उनके मनोबल पे जो है बहुत असर इसका पड़ता, उनका उत्साह है पे उसका असर होता है। खासकर चूंकि इन्होंने, अगर ये बात फ्रॉम द डे वन ये अगर इन्होंने स्पष्ट किया होता कि हम नहीं लड़ेंगे तो फिर कोई बात नहीं होती। पहले था कि करगहर जो इनका नेटिव प्लेस है, स्थानीय जहां से कि ये मूलतः रहने वाले हैं, और दूसरा जब उन्होंने खुद ही एक प्रकार से प्रेषित किया कि भाई हम राघोपुर से जो है तेजस्वी को चुनौती देंगे, तो बेहतर होता। ये फ्रॉम द डे वन इनकी लाइन भाई क्लियर होती कि हम लड़ने नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि जो लोग भी बिटवीन द लाइन चीजों को देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है, जब लगा कि जो फीडबैक आपके पास आ रहे हैं कि आप बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, जैसी उम्मीद थी, ये लगातार पिछले 2-3 सालों से घूम रहे थे कि भाई हम एक हवा बना देंगे या एक लोगों का मैसेज सपोर्ट आएगा, तो जाहिर। और कुछ उम्मीदवारों ने भी, एक और ध्यान देने वाली बात है, कुछ उम्मीदवारों ने भी अपने पर्चे जो है वापस जो इनकी पार्टी की ओर से, जैसे कि गोपालगंज में शशि शेखर जी हैं, ब्रह्मपुर में सत्यप्रकाश जी हैं, इन्होंने नामांकन वापस लिया है।
तो मुझे लगता है कि इससे कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के मन पर जो है इसका असर जाएगा, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं गया है। जी देवनाथ जी, पीके की कभी तुलना दिल्ली के पूर्व सीएम रहे अरविंद केजरीवाल से होती थी, तो कम से कम हार भी जाते तो क्या फर्क पड़ता। हार तो केजरीवाल भी गए थे, लेकिन हारने के बाद कितनी बड़ी सफलता दिल्ली में मिली थी। प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने गए, चुनावी हार मिली, करारी हार मिली। उसके बाद दिल्ली में इतनी इतनी बड़ी जीत शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। हरिशंकर जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं एक बात कहता हूं कि कहते हैं कि डर के आगे जीत है, लेकिन यहाँ डर के आगे बिहार का चुनाव है। देखिए, प्रशांत किशोर पहले कहते रहे कि वो राघोपुर से लड़ेंगे और पूरी तरीके से ऐसे लड़ेंगे कि उन तेजस्वी की हालत जो है स्मृति ईरानी जैसी हो जाएगी। ये खुद कहा उन्होंने अपने मन से। लगातार वो कहते रहे कि अगर मैं लड़ूंगा तो तेजस्वी को अपनी अलग सीट तलाशनी पड़ेगी। लेकिन अब प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी चाह रही है कि वो इलेक्शन न लड़ें और वो जो है रणनीतिक तौर पर पार्टी से जुड़े रहेंगे। इसके मायने क्या होते हैं जरा समझिए कि अगर तस्वीर बहुत अच्छी होती, बहुत क्लियर होती, अगर बिहार की तस्वीर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती और उसमें प्रशांत कुमार अपनी जीत देखते, तो क्यों नहीं लड़ते? एक सवाल। दूसरा, अगर उनको क्या, जैसा कि अभी दूसरे पैनलिस्ट कह रहे थे कि उनको लगता है कि वो हार जाएंगे, वो किशोर लिखते हैं या तो प्रशांत, नंबर 1 या 0। वो प्रशांत किशोर लिखते हैं। जी जी जी, तो मेरा कंटिन्यू करें। जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दो तस्वीरें ऐसी हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक तरफ हैं, जो वो सारी गलतियां जो अरविंद केजरीवाल ने की उससे फूक फूक के कदम रख रहे हैं प्रशांत जो है। और आपको ये भी मैं बताऊं, आप ये सोचिए कि ये आदमी पूरी बिहार की राजनीति को बिहार के स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ा रहा है। यानी बिहारी, बिहार के लोग, बिहार की अस्मिता, बिहार का विकास, बिहार का बेटा, ये सारी चीजें उसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। इसका मतलब ये है कि पहली बार बिहार एक बड़ा मुद्दा है, बिहार के लोग बड़ा मुद्दा है। और अगर वो इलेक्शन न लड़ने का कोई रणनीतिक तौर पर एक अपना बचाव कर रहे हैं, तो इसमें समझना पड़ेगा इससे लाभ किसी को कुछ होना नहीं है। देखिए, बिहार में उनके सिवा, यानी जो जन सुराज है, उसके बिना अब कोई राजनीति का एजेंडा बनेगा ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि हर पार्टी को लगता है कि इस पार्टी ने अच्छे कैंडिडेट्स देने की बात की है, बिहार को आगे बढ़ाने की बात की है, बिहार के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात की है। ऐसे में ये सवाल बहुत वाजिब है कि जो बिहार क्या समझता है, क्योंकि बिहार के लोग के पास आज पहली बार एक ऑप्शन है कि वो एक अच्छा विकल्प उनके सामने है, वो चुन सकते हैं। क्योंकि देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में अब जिस तरीके से वो सम्राट पे सवाल उठा रहे हैं, आप उसे सोचिए कि कितना हैमरिंग है, कितना ज्यादा उस पर प्रेशर बन रहा है उन पर कि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और ये प्रशांत के चलते ही हो पाया है। एक और जो बात जो आप कह रहे हैं कि लड़ने और न लड़ने, देखिए ये प्रतीकों का इलेक्शन होता है, इसमें हर कैंडिडेट का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन उनका न लड़ना भी बहुत कुछ कहता है। मेरा मानना है कि वो जो जिस तरीके की रणनीति अपना रहे हैं, वो विपक्षियों के लिए बहुत बहुत मुश्किल पैदा कर देगी, क्योंकि वो अपने लिए एक अलग जमीन, एक अलग सतह तैयार कर रहे हैं जिसमें आसानी से वो मार कर पाएंगे। तमाम विपक्षी पार्टियों को जिस तरीके से वो चैलेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका तेवर देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं उनके खिलाफ तेवर देखिए, बिहार को लेकर के जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनका तेवर देखिए, और अब अपने विपक्षियों की बात करें तो उनका तेवर बहुत तल्ख है। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल की एक शैली तो अपना चुके हैं कि सीधे प्रहार करो, सबको चोर बताओ, लेकिन वो गलती नहीं करना चाहते हैं कि कोई नोटिस भेजे, उनको कोर्ट में माफी मांगना पड़े। वो ये चाहते हैं कि हम सवाल उठाएंगे लेकिन तथ्य पर उठाएंगे। तो मतलब ये है कि अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं तो भी जनसुराज बड़ी फैक्ट के साथ, बड़ी तैयारी के साथ इलेक्शन में लड़ रहा है। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए, एनडीए के लिए और यूपीए के लिए भी, क्योंकि आप देखिए जी आपके पास लौटेंगे हमारे साथ। जी हाँ, आप बात अपनी पूरी करें। जी
बिल्कुल। तो बिल्कुल हरिशंकर जी, एक बात, आप बिहार से आते हैं और तमाम जो है लोग भी बिहार से जुड़े हुए हैं। मैं जो देख रहा हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति से बिहार की राजनीति को, वो कुछ अलग है। पहली बार एक ऑप्शन है बिहार के मतदाताओं के पास कि कुछ अच्छे कैंडिडेट्स का भी चुनाव कर सकते हैं। हालांकि चुनाव में कितना प्रभावी होता इस है पर ये थोड़ा मुश्किल कहना। देवनाथ जी इस पर आएंगे आपके पास। आप ही के मतलब जवाब से एक सवाल और उठ रहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो मैं रमाकांत सर से सवाल पूछ रहा हूं कि पीके जो हैं वो अशोक चौधरी पर तो सवाल उठाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बीजेपी के उप मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह की बेटी को टिकट देते हैं। आरसीपी सिंह वही शख्स हैं जो कभी नीतीश कुमार के साथ थे और बिहार में जब वो थे एक टाइम में आरसीपी टैक्स के नाम से उन पर आरोप लगते रहे। तो अपने पाले में आए तो दाग अच्छे हो जाते हैं और दूसरे के पाले में रहे तो दाग। जी देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले एक सूत्र वाक्य आपको मैं बताता हूँ कि बिहार की जो जनता है, बिहार का जो लोकतंत्र अभी है, वो प्रशांत किशोर के लायक नहीं है, वो प्रशांत पांडे के लायक है। प्रशांत पांडे है। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम नहीं हो जो कोई जाति विहीन संरचना के तहत आते हैं वो। तो इस जातीय जकड़न भरे चुनाव में प्रशांत किशोर प्रशांत पांडे माने जाएंगे। अब प्रशांत किशोर अपने लीक से कैसे हटते चले गए? जब उन्हें मालूम हो गया कि जनता मुझे प्रशांत पांडे की तरह देख रही है, उसे एक ब्राह्मण के रूप में देख रही है, तो उन्होंने भी जो कह सकते हैं राजनीतिक पार्टियों का जो हथकंडा होता है वो अपनाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा शुरू में उन्होंने कहा मैं मुस्लिम को इतना टिकट दूंगा, मैं अति पिछड़ा को इतना दूंगा, फिर वो जातीय आधार पर आना शुरू कर गए। अब उसके बाद आइए कि उनका ट्रेंड क्या था कि हम लाएंगे अच्छे लोगों को, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किया क्या उन्होंने? ये कहते हैं राजद से थे रामबली चंद्रवंशी, उन्हें क्या हुआ था, एक बच्चे के साथ में कह सकते हैं अनैतिक व्यवहार कारण उन्हें उनकी एमएलसी रद्द हो गई थी, उसे उन्होंने ले लिया। मनीष कश्यप को उसे उन्होंने ले लिया, सुधीर शर्मा को उसे ले लिया, अब किशोर मुन्ना को उसे ले लिया। तो ये सारे लोग कौन है? तो वहां जाके धूल तोड़े जाएंगे, जिसे आप कह रहे हैं आरपी सिंह की बेटी। तो वो तमाम हथकंडे वही अपना लिए जो आम राजनीतिक दल करते हैं। हम लोग जो छोटी समझ के आदमी थे, मुझे लगा कि कोशिश करेगा कि हम जाति विहीन समाज के तहत ही हम लड़ाई लड़ेंगे, हारे तो हारे। जहां भूमिहार बाहुल है हम वहां उतार देंगे किसी ब्राह्मण को, जहां यादव बाहुल है हम उतार देंगे किसी कुर्मी को। और वो जीत अगर व्यक्तित्व के रूप में होती, वह कुर्मी का विद्वान आदमी है, भूमिहार का विद्वान आदमी है, या कोई अच्छे लोग हैं वो, और उनको जीता देता है, तो वो प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी की जीत होती। लेकिन प्रशांत किशोर जी को घूमने से लग गया कि अभी जातीय जकड़न में बिहार को टूटने में कम से कम तो 15-20 साल और लगेगा, और अंत आते 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 सारे समीकरण जाति के तहत ही हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि बीजेपी इस बात को समझते हुए जातीय जकड़न के अनुसार से ही उम्मीदवार देती है और कोशिश करती है टिकट देने में कि हमारे दल की जाति शक्ति क्या है, हमारे साथी दल की जाति शक्ति क्या है, और हमारा विरोधी किस जाति का है, उसका काट का उम्मीदवार वो उतारता है। जीत और हार तो बात की बात है, लेकिन स्ट्रेटजी उसकी कहाँ है? जाति पर है। प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी कहाँ है? जाति पर ही। कुम्हरार में उन्होंने किसे दिया? एक कास्ट फैमिली को दिया, जो बड़े अच्छे प्रोफेसर है, सबको जानते हैं उनके। लेकिन क्या ये पटना की जो समृद्ध जनता जो है, क्या उस चीज को याद करेगी तो उनके किताब को पढ़ करके बड़े बड़े पद पर गए हैं? नहीं, वो फिर जातीय जकड़न में सिमट जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की कमजोरी नहीं है, यह उस समाज की कमजोरी है जहां प्रशांत किशोर को प्रशांत पांडे के रूप में देखा जा रहा है। जी जी विशाल जी के पास आऊंगा, उससे पहले देवनाथ जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी आप अपनी बात रखें। बिल्कुल, जो अभी भाई साहब कह रहे थे उसके 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जातिगत जो जकड़न है उसको पूरा बिहार महसूस करता है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां उसी हिसाब से अपने एजेंडे को स्थापित करती हैं। लेकिन एक बात तो आप जरा समझिए इसको कि प्रशांत यानी पीके ने जिस तरीके की व्यवस्था की है उसमें एक कह सकते हैं कि वो एक अच्छी पहल है। कुछ अच्छे कैंडिडेट्स भी हैं, आप शायद भूल रहे हैं। 4-5 कैंडिडेट्स की बात छोड़ दें तो अच्छे कैंडिडेट उनके पास हैं, यानी बिहार के पास ये मौका है अच्छे कैंडिडेट चुनने का। क्या ये संभव होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन एक चीज कि देखिए जब कुएं में ही भांग पड़ी हो
तो बड़ा मुश्किल है कि कौन नहीं नशे में डूबेगा। तो बिहार की बात है तो फिलहाल जाति वाला जो मसला है उसमें कुएं में ही भांग पड़ी है। उस आदमी ने पहल की है, उस आदमी ने एक ऐसी पहल की है जिसमें थोड़ी अच्छी राजनीति दिखाई देती है। तो मुझे लगता है अगर बिहार के युवा इस जकड़न को तोड़ पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, मैं आपको बताऊं। दूसरी चीज कि देखिए अरविंद केजरीवाल भी जब आए थे तो लोग कहते थे ये हल्ला तो हो रहा है लेकिन सरकार में कभी नहीं आएंगे, चुनाव जीतना अलग बात है, ऐसे ही कहा जाता था। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी ये कहा जाता था कि देश चलाना अलग बात है, गुजरात चलाना अलग बात है, लेकिन जब आए तो क्या खूब चलाए। तो मुझे लगता है संभावनाओं के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं, किसी एक के लिए नहीं है। यानी बिहार में सब कुछ ओपन है। तो जाहिर सी बात है इस प्रशांत को कभी जो है खारिज नहीं किया जा सकता। हो सकता है कुछ उलटफेर हो, और मुझे लगता है अगर हुआ तो भारतीय राजनीति के लिए एक अच्छा, बहुत अच्छा पहल होगा। जी नहीं, देवनाथ जी के इस बात से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा, दुर्भाग्य प्रशांत किशोर का नहीं है, दुर्भाग्य ये बिहार का है कि हम जातीय चक्रण से उबर नहीं पाते हैं, और इसलिए प्रशांत किशोर जी को भी थोड़ा टर्न करना पड़ा, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति में जो सब दल जो कर रहे हैं वो जायज है, तो फिर वो प्रशांत किशोर के लिए जायज कैसे नहीं है। और एक पहल है, एक पहल भी है, इस पहल की सराहना होनी चाहिए। जी जी हाँ बिल्कुल, सराहना तो है, लेकिन आप ये बताइए केपी सिन्हा अगर पटना से नहीं जीतते हैं तो ये तोहमत किसके ऊपर जाएगा? पटना की जनता पे जाएगा, प्रशांत किशोर पर तो नहीं जाएगा। इतने बड़े विद्वान को, जो ऐसा कोई ब्राह्मण हो, कुर्मी हो, यादव, सबने पढ़ा होगा, लेकिन क्या वोट देगा उसको? इस जातीय जकड़न से छूटने की जरूरत है, और मैं जहां तक देख रहा हूँ 15-20 साल तक तो नहीं टूटेगा ये जकड़न। जी जी हरिशंकर जी। जी विशाल जी सुन पा रहे हैं? विशाल जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी विशाल जी? जी आपकी आवाज मेरे पास आ रही है। अच्छा जी आवाज विशाल जी तक आवाज नहीं आ रही है सर। सवाल रमाकांत सर, सवाल आप ही से, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ तकनीकी खराबी, त्योहार के आसपास में कुछ नेट का भी दिक्कत रहता है समटाइम्स। तो सर आजादी के 78 साल हो ही गए हैं करीब, तो इतने वर्षों बाद भी जाति के आधार पर यूपी चुनाव भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव भी देखा, बिहार में अभी भी जाति, और फिर वही जाति जिसकी वजह से हमने बहुत सारी चीजें परेशानी झेली है, हमारी कई पीढ़ियों ने परेशानी झेली है, अब अभी भी उसी पर हम अटके हुए। जी अब ये दुर्भाग्य है कि आजादी के आंदोलन के बाद 77 में एक आंदोलन हुआ, वो इस तरह की बातों को लेकर जरूर आगे बढ़ा था, लेकिन वो भी सत्ता की लड़ाई के संघर्ष में ही खत्म हो गया। तो सामाजिक आंदोलन अब हो नहीं रहे हैं। अब सामाजिक आंदोलन अगर छोटे छोटे जगहों पर शुरू होते और वो शीर्ष पर पहुंचते तो एक बात जाति विहीन समाज की आती, लेकिन है क्या कि जातीय जकड़न के कई दोषी हैं। जैसे उसमें एक आरक्षण भी है, जैसे ही आरक्षण करते हैं तो कई जातियां बाहर हो जाती है। वो सुबह जैसे आप इकोनॉमी को बैकवर्ड में करते हैं तो उससे कुछ लोग छिटक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक घेरा बना देते हैं कि आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, आपकी जनसंख्या ये है। इसे तोड़ने की कोशिश नहीं हो रही है, और इसके लिए जब तक जन जागरण नहीं होगा, जब तक हम किसी सिंह में भूमिहार नहीं, अगर कायस को नहीं ढूंढेंगे और किसी सिन्हा में हम भूमिहार को नहीं ढूंढेंगे, तब तक ये समाप्त होने वाला नहीं है। इसके लिए जरूरत है वैसे समाज सेवी की, जैसे अभी प्रशांत किशोर जी ने मुहिम शुरू किया था, वो चुनाव हार जाते लेकिन यह प्रयोग करते तो निश्चित रूप से उस प्रयोग को याद किया जाता। इन्होंने कोशिश की जाति विहीन समाज के तहत वोट लेने की, उन्होंने यादव बहुल क्षेत्र में किसी ब्राह्मण को टिकट दिया और कहा कि आओ मैं तुम्हें टूटने की आजादी देता हूं, जातीय बंधन से टूटो और बनाओ नया लोकतंत्र। क्या बना पाएंगे वो? तो ये सवाल प्लेटफॉर्म जो दिया उससे बिहार की जनता उस पर सवार नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये मुहिम जो है वो टूटता जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर जैसे प्रयास अगर लगातार होते रहे, कोई और समाज सेवी आता रहे, तो एक न दिन एक खत्म होगा। आप तो कई बार देखते होंगे अंतरजातीय शादियों में भी ये बदलाव होते जा रहे हैं, संख्या बढ़ते जा रही है, एक नया समाज भी बन रहा है। तो समय लगेगा, लेकिन हर कोई चाहता है कि जातीय बंधन से ऊपर उठ करके समाज का निर्माण हो, और शायद देखिए कब ये सुनहरा समय आता है। जी
जी हरिशंकर जी विशाल जी आपसे भी यही सब। विशाल जी आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही जी। विशाल जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर से भी वही सवाल, क्योंकि वो बहुत अनुभवी हैं और संपादक की भूमिका में, और काफी दिनों से मैं उनको पढ़ रहा था, समझ रहा था। मतलब सवाल आपसे विशाल जी है कि आजादी के इतने वर्षों बाद हम अभी भी जाति के बंधन से निकले नहीं है। चुनाव में कम से कम प्रशांत किशोर से काफी उम्मीदें थी। पर्सनली मुझे भी लगता था कि वो जाति और समाज की चीजों को समझेंगे और जाति के बंधन से आगे निकलने की कोशिश करेंगे, धर्म से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। हम तो धर्म की भी बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर अगर जाति और धर्म से आगे निकलते कि एक मुस्लिम बहुल सीट से किसी हिंदू को टिकट देते, हिंदू बहुल सीट से मुस्लिम को टिकट देते, क्या संभव नहीं था ऐसा? प्रयोग ही तो करना इस बार, वो तो प्रयोग ही कर रहे हैं ना। देखिए, पहले तो प्रशांत किशोर जनसुराज से पहले करते क्या थे, ये वो राजनीतिक पार्टियों के लिए स्ट्रेटेजी, चुनावी रणनीति, एज ए कंसल्टेंट, जो भी आप उसको नाम दे, चुनावी रणनीतिकार, तो उसमें उनका क्या था? वो एक जो बनी बनाई जो एक स्ट्रक्चर है ना, भारत की राजनीति, जो कि बिहार थोड़ा सा ज्यादा बदनाम है, लेकिन ऐसा नहीं कि अन्य राज्यों में जातियों की राजनीति या जातीय समीकरणों के हिसाब से टिकट नहीं बांटे जाते हैं। मतलब आप पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की स्थिति है, अटक से लेकर कटक तक, बिना किसी भी राज्य में अगर आप जाएंगे कुछ अपवाद हो सकते हैं, आप बड़ा खुल के जातिगत आधार पर टिकट बांटे जाते हैं। पूरी राजनीति जो है घूमती है। बिहार थोड़ा सा ज्यादा बदनाम इस मामले में है, वो एक अलग चीज है। जबकि बिहार से भी अगर आप इतिहास के पन्नों में जाकर देखेंगे तो जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर मधु लिमय, मतलब एक कर्नाटक का पादरी आकर बिहार में लगातार 40 सालों तक सांसद रहा, ये वही बिहार है। मधु लिमय और भी कई नाम है जिनका कोई जातिगत बैकग्राउंड नहीं रहा, इसके बावजूद वो वहां से जाते थे, मतलब जीत कर जाते, मतलब लड़े और जीत कर जाते थे। शरद यादव भी बिहार से नहीं रहे वो। हाँ, ऐसे कई नाम है। नहीं, शरद यादव के साथ था कि हाँ, वो मधेपुरा बहुल यादव बहुल सीट से चुनाव लड़ते थे। मैंने जॉर्ज फर्नांडिस का नाम इसलिए लिया कि एक व्यक्ति कर्नाटक का धर्म से ईसाई, वो जाकर मुजफ्फरपुर और नालंदा से लड़ता था, जहां पर कि 1% भी शायद ना हो, 1% मैंने ज्यादा ही, मतलब मैंने बोल दिया। मधुलिम में लड़ते थे मुंगेर से, मधुलिम में मुंगेर से लड़ते थे जी, मधुलिम में मुंगेर से लड़ते थे। हमने कहा कि और भी कई नाम रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि प्रशांत किशोर, जैसे अब चंदन सर ने कहा, जो बात आई कि भाई प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर मूलतः जो काम जो उनका था वो चुनावी रणनीति का, मतलब अब जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं उसको जिताना। बिहार में भी वो थे आरजेडी के साथ, और नीतीश की जब 2015 में जीत हुई थी तो उसके मुख्य वो थे, रणनीतिकार थे। तो यहाँ पर उन्होंने मतलब ये उम्मीद करना कि अचानक से वो एकदम जो है सब कुछ छोड़ देंगे। हाँ, एक बदलाव की राजनीति की जो बात कह रहे थे और उनसे उम्मीदें थी, तो शुरुआत में जो उन्होंने बोलना शुरू किया कि भाई हम ये मुसलमान को देंगे इतना, अति पिछड़ों को इतना, तो वो बाइनरी को बहुत हद तक तोड़ने में उन्होंने बहुत प्रयास नहीं किया। कुछ कुछ जगहों पर प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने कई उम्मीदवार उतारे हैं। अब उस उतारने में भी मैंने, चूंकि जितने उनके उम्मीदवार हैं उनके लगभग सारी की सूची मैंने देखी। उस सूची में मैंने क्या देखा कि अगर 2 या 3 4 जातियों के बीच अगर वो एक चल रहा है कि कभी इनको टिकट कभी उनको टिकट, तो जिस जाति को टिकट नहीं मिल रहा उन्होंने उस जाति को वहां पर उठाकर टिकट दिया। तो वो बहुत एक माइक्रो लेवल पे मतलब मैथमेटिक्स अपना बिठाकर उन्होंने टिकट दिया है। अगर केसी सिन्हा की ही हम बात करें तो उन्होंने, जो कि जिस सीट पर जिसका इन्होंने जिक्र किया, तो काश वहां पर एक ठीक ठाक आबादी मानी जाती है। तो ये कहना कि मतलब एकदम उन्होंने बहुत कोई मन से, अब देखिए वो एक बहुत व्यवहारिक और एक कॉकटेल टाइप का उन्होंने बनाने का प्रयास किया, जो बिहार की जमीनी सच्चाई है। और दूसरा,
जो उनको लगा कि हाँ भाई अलग अलग क्षेत्रों से कुछ एक लोगों के साथ हम मिलकर कुछ प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, एक ये है कि हम प्रशांत किशोर को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था बिहार का, उन्होंने वो बदला और काफी हद तक पार्टियों को मजबूर किया कि उस पर आए। लेकिन जिसको नहीं कहते हैं, जो क्रांतिकारी बदलाव की जो बात हो रही, तो उसमें वो सफल नहीं रहे और उनके मन में ऐसा कुछ था भी नहीं कि मैं कोई सामाजिक क्रांति करने जा रहा हूं। जी विशाल जी, हमारे साथ देवनाथ जी भी हैं। देवनाथ जी, सवाल आपसे, चूंकि प्रशांत किशोर को लेकर के आप बहुत सारे तर्क दे रहे थे, तो सही बात है, सबका अपना अपना तर्क होता है। लेकिन प्रशांत किशोर के पास अभी बहुत ऑप्शन था। वो दाग और दागी नेता जो हैं उसको वो दूर भी कर सकते थे, लेकिन आरसीपी सिंह और उनके परिवार उनकी बेटी को टिकट देने से वो क्यों नहीं खुद को रोक पाए। आप अशोक चौधरी पर तो सवाल उठा देते हैं, सम्राट चौधरी पर उठा देते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह जो नीतीश के कभी काफी करीबी माने जाते थे, वो जीव में नहीं खप पाए, बीजेपी ने अपनाया नहीं। हरिशंकर जी, हमारी समस्या पता है क्या है? हम लोग उनको संत समझ रहे हैं, वो कोई संत नहीं है। जैसा विशाल जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है, वो एक रणनीतिकार हैं, वो अच्छे रणनीतिकार रहे हैं और तमाम सारी सरकारें बनवाई हैं। हम उनको संत नहीं मान रहे, हम उनको एक राजनीतिक एजेंडा अपने हिसाब से और आप ये भी समझिए ना, जिस जन सुराज की अगर नारे की बात करें, उनके एजेंडे को बात करें, तो कहते हैं बिहार में देवनाथ जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही मेरी आवाज? हाँ, मुझे तो मिल रही है। हाँ, बोलिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल आ रही। हम पीके को संत समझने की भूल कर रहे हैं। वो कोई संत नहीं थे। उन्होंने उनका जो पूरा जीवन रहा है, उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जात के आधार पर, धर्म के आधार पर और समाज के आधार पर एजेंडा बनाए हैं। तो इसमें साफ तौर पर उनको संत समझने की कोई भूल न करे। जैसा विशाल जी ने कहा कि बिल्कुल मैं सहमत हूं, एक बात। दूसरी बात जो जातिगत की बात है, देखिए बिहार तो बदनाम होता है। आपको बताऊं, कुछ दिन पहले ही एक आईपीएस अधिकारी ने हरियाणा के सुसाइड किया, पूरन कुमार ने, और ये कहा कि जात के आधार पर उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। और उस आदमी ने अपने सुसाइड नोट में 15 बड़े अधिकारियों का नाम लिख करके वो अपनी यह लीला खत्म कर लेता है। इसका मतलब जात की जकड़न सिर्फ बिहार तक नहीं है, जाति हर जगह है, जातिगत समीकरण। अगर जाति एक सबसे बड़ी वास्तविकता है, तो जातिगत समीकरण उससे भी ज्यादा बड़ी वास्तविकता है। अगर आप सत्ता में आएंगे ही नहीं, तो आप कैसे बदलेंगे बिहार? अगर आप सत्ता की सीढ़ी पर नहीं पहुंचेंगे, तो आप परिवर्तन कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, कहने और सुनने की बात है, राजनीति में जीत सबसे बड़ा सच होता है, सत्ता सबसे बड़ी सच होती है, और उसको पाने के लिए जो है तमाम सारे यंत्र तंत्र बुने जाते हैं। पीके भी यही कर रहे हैं। और एक बात कि इसमें कोई दो राय नहीं है, देखिए जब बात राजद की होगी तो एक लीडर, परिवार की बात आएगी, नीतीश की बात आएगी, लेकिन यहाँ पर बिहार की बात हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई बड़ा ऐसा लीडर नहीं है जिसको आगे रख करके जनसुराज लड़ाई लड़ रहा है। वो बिहार को आगे करके रख रहा है, युवाओं को आगे कर, और बड़ी संख्या में युवा जुड़ भी रहे हैं। हो सकता है इस बार बड़ा परिणाम न देखने को मिले, लेकिन हरिशंकर जी, मुझे लगता है कि एक ऐसी नींव तो पड़ गई है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अपना एजेंडा बनाने में, खुद आप देखिए अमित शाह ने कहा था कि जो भी इलेक्शन लड़ रहा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी मैदान में है, उसको खारिज नहीं किया जा सकता। जन सुराज को भी कोई खारिज नहीं कर रही है, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी खारिज नहीं कर रही है। इसका मतलब यह है कि उनका दमखम बरकरार है। रही बात एक, दूसरी जो जातिगत की बात है, मेरा मानना है देखिए कि आप पूरी तरीके से तो खारिज नहीं कर सकते। जाति के आधार पर जाति को चुनौती देना इतना आसान नहीं है भारत जैसे देश में। लेकिन जब आप लोग कहते हैं कि जातिगत समीकरणों के हिसाब से कैंडिडेट नहीं तय करना चाहिए था पीके को, तो मैं कहता हूं इसमें लग रहा आप अतिशयोक्ति, उन्हें संत, भगवान या महात्मा समझ रहे हैं, जो समझने की जरूरत नहीं है। वो एक रणनीतिकार हैं और उनको भी अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाने का पूरा हक है। और रही बात कि देखिए काले धन वाली पार्टी कितना काला धन ले आई, जरा ये सोचिए। और जो तेजस्वी हैं, बिहार
उसको कह रहे हैं कि बिहार को बदल देंगे, उसका पूरा परिवार किस तरीके से जंगल राज के नारे से जुड़ा हुआ है। तो नारों की जगह कोई विचार बहुत आसानी से नहीं बदलता। और मेरा ये मानना है कि बिहार की जनता, बिहार की युवा टीम, बिहार के जो महिलाएं हैं, इस बार कुछ नया सपना देख रहे हैं, और उस सपने में जन सुराज भी है। यानी एक विकल्प बना है जो पहली बार बना। हो सकता है उसमें कमियां हो सकता है कुछ कैंडिडेट गलत ले लिए गए हों, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इन तमाम जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसकी तुलना में जन सुराज के कैंडिडेट ज्यादा होनहार, ज्यादा मतलब योग्य दिखते हैं, मुझे दिखते हैं, ऐसे लगता है जी मुझे। मेरा एक आकलन हो सकता है। जी एक और जी बात, एक आखिरी जी बात में करके, जी 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 जो जी पॉलिटिकल हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बिहार जात की जकड़न में है, और ये सच है, इसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन ये भी तय है कि किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, इस सामाजिक भ्रांति को तोड़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे लगता है जन सुराज ने एक पहल की है, और अगर समर्थन मिलता है, और पीके जो दांव खेलते हैं उसको देखिए। मुझे याद है पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी कह रही थी कि बहुमत से आएंगे, तब जन सुराज के पीके ने कहा था, तब जन सुराज के नहीं, तब पीके ने कहा था, जो ममता का कैंपेन, कि बीजेपी 100 सीट से अगर पार होती है तो मैं जो काम कर रहा हूं मैं छोड़ दूंगा। तो ये भी सोचिए कि जिस आदमी ने तमाम जगह तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की सरकारें बनवाई है, कोई ना कोई रणनीति तो होगी। हो सकता है बिहार में फेल हो जाए, लेकिन खारिज करने का के लिए तो कोई नहीं है कि शायद। और यही देखिए कि आप किस तरीके से प्रहार है, बड़ा प्रहार है, तीव्र प्रहार है, गंभीर चोट है। जी इतना इलेक्शन तो कोई नहीं लड़ रहा, शायद बीजेपी भी नहीं, और जो जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वो भी नहीं, जितना पीके लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी दमदार दस्तक है जिसको बिहार महसूस कर रहा है। जी 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 हमारे साथ रमाकांत चंदन सर। चंदन सर, मतलब प्रशांत किशोर ठीक है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाने की जो चुनाव है वो बहुत पुराना लंबा अनुभव है उनका, चाहे 2014 हो, चाहे उसके बाद स्टेट असेंबली इलेक्शन हो। तो आप प्रशांत किशोर को इस बार चुनाव में, क्योंकि आप बहुत करीब से चुनाव को देख रहे हैं और एक बड़ी भूमिका में देख रहे हैं आप, तो क्या देखते हैं कि इस बार प्रशांत किशोर क्या मतलब 10 में से कितना मार्क्स, और वो क्या कर पाएंगे इस बार? ने जो बातें कह रही थी कि एक उन्होंने उदाहरण रखा है, ये किया है, वो किया है, सचमुच एक उदाहरण है। वो आगे उदाहरण कायम भी किए जाएंगे, चाहे वो हार जाए, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन सवाल है कि वो किस मुहिम में है, उस मुहिम में कितनी सफलता मिलती है। और हो सकता है कि मेरा जो एग्जाम्पल हो वो थोड़ा गलत हो, लेकिन हम कह रहे हैं बिहार की राजनीति में जो समझ 1990 के थोड़ा पहले बना था बाहुबलियों में, कि हम जब इनको जिता सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते हैं, वही समझ इधर से बनना शुरू हुई है कि हम अगर नीतीश कुमार को जिता सकते हैं तो हम खुद क्यों नहीं जीत सकते हैं। लेकिन आज प्रशांत किशोर जी को पता चल रहा होगा कि नीतीश कुमार को जिताना और प्रशांत किशोर के जन सुराज को जिताना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। आज भी प्रशांत किशोर जी का वह नारा हमेशा घूमता है, नीतीश क्या बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। लेकिन ये नारा बनाने वाले अपने नारों को पूरी जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये अंतर समझना होगा। और आप कह रहे हैं कि जातीय जकड़न की बात, हमने तो इधर एक भाजपा नेता को एक भाषण में सुनते हुए सुना कि लोक नारायण जयप्रकाश नारायण, हम लोग हमेशा कहते हैं, वो कहना शुरू किए लोक नारायण जयप्रकाश श्रीवास्तव। तब हमको मालूम हुआ कि ये श्रीवास्तव है। तो ये स्थिति भी आ गई है कि अब उनको भी एक कटघरे में डाला जा रहा है। इसीलिए प्रशांत किशोर को भी सब लोगों ने कहा अरे प्रशांत किशोर नहीं है, ये पांडे है। तो इस तरह के समाज में बहुत उम्मीद प्रशांत किशोर जी के तरफ से मुझे नहीं लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा होता कि कम से कम दहाई आंकड़े में भी पहुंचे, तो लोकतंत्र में एक मजबूत शक्ति विरोधियों की भी होती है, विपक्ष की भी होती है, और शायद वो एक गाइडलाइन आने वाले सरकार को दें तो उससे भी बिहार की जनता का फायदा होगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम दहाई सैकड़ा में जरूर आए। लेकिन ये मेरा उम्मीद है, अब उस उम्मीद पर कितना खरा हम उतरते हैं या प्रशांत किशोर उतरते हैं देखना होगा। लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा बिहार की जनता की परीक्षा है, ये बिहार की जनता का लिटमस टेस्ट है कि वो ऐसे उम्मीदवार को जिता रहे हैं। जैसे वाल्मीकि नगर उन्होंने थारू जाति को दिया, किसी ने टिकट नहीं दिया, अब उसको जिताना काम है।
अब उन्होंने प्रजापति को टिकट दिया, जिसे किसी ने टिकट नहीं दिया, अब उसे जिता के दिखाइए। ये उनकी परीक्षा है। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जातीय जकड़न तोड़ के आइए सामने। ये उनकी हार नहीं होगी, बिहार की जनता की हार होगी। जी जी विशाल जी, मतलब प्रशांत किशोर जो हैं उनकी क्या भूमिका इस बार चुनाव में आप देख रहे हैं? नहीं, भूमिका जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर हम इसके एक पक्ष को देखें तो इन्होंने डिस्कोर्स जिसको नहीं कहते हैं कि वो जो बिहार के मूलभूत जो मुद्दे हैं, पलायन है और भी कई इससे जुड़ी जो चीजें हैं, उस पे तमाम दल जो है बात जी करने को कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। देवनाथ जी, प्रशांत किशोर जी को लेकर के आप बहुत पॉजिटिव हैं, चलते चलते आप बता दीजिए उनकी भूमिका कहाँ देख रहे हैं आप? देवनाथ जी आप अपनी बात रखिए उनसे। हाँ हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही हाँ है हाँ मेरी? हाँ बोल। ठीक है। देखिए, पीके को लेकर के मेरा बहुत स्पष्ट जी मत जी है। जी जी एक अच्छी बात उन्होंने की है, एक बात समझिए कि एक अच्छी पहल की है और ये बिहार को करना है। देखिए, अगर अच्छी राजनीति को बिहार ने गंवाया तो बिहार का नुकसान होगा, प्रशांत कुमार का नुकसान तो होगा ही होगा। लेकिन अगर कुछ अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं, और खास करके जो पलायन का मुद्दा है और कोई नहीं उठाता, और इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से लोग जिनकी सरकार है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत कुमार जब प्रशांत जो है जब इस तरीके का जो किशोर जब सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बिहार की बात हो रही है, बिहार के युवाओं की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, डेवलप होने की बात। और ये बात सच है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसको छूती नहीं है क्योंकि उनको पता है कि उस इसके घेरे में आएंगी, इस पर सवाल जवाब बहुत गहरा हो जाएगा। इसलिए इस बार उनको खारिज करने का कोई कारण नहीं नजर आता। और एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी राजनीति के लिए बिहार के पास ऑप्शन है, जो मैं बार बार कह रहा हूं। और हो सकता है एक दो कैंडिडेट सही गलत हो, मगर मुझे ऐसे लगता है कि बिहार इस बार तय कर दिया अगर कुछ नया और बड़ा, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात जी होगी। और जी एक और खास सब कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं कि ये बिहार के लोगों को तय करना है कि जिन कैंडिडेट्स को पीके ने टिकट दिया है उनको जिताना है, हराना है। जी तो ओवरऑल तो बिहार जी के मतदाता तय करेंगे ठीक और है उस पे भी ठीक है अब। राजनीति को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। जी 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 हाँ देवनाथ जी, 10 में से कितना मार्क्स देते हैं आप पीके की पार्टी को इस बार चुनाव में? नहीं, मुद्दों पे तो मैं 9 मार्क्स दूंगा। जो मुद्दे, जिन मुद्दों के साथ वो चल रहे हैं, वो बिहार की बेटे की बात करते हैं, बिहार के मुद्दों की बात करते हैं, पलायन पर बात करते हैं, बिहार को आगे रखने की जी बात करते हैं। तो मुद्दों के लिए तो 9 स्टार है मेरे लिए। लेकिन जीत का जो अनुमान है 3 तक ही मेरा रहता है कि मुझे लगता है 3 तक जी वो पहुंच। जी जी चंदन सर, 10 में से कितना मार्क्स देंगे आप जनसुराज को? मुद्दा जो उठाया है उन्होंने वो तो 10 में 10 दे दीजिए जी उनको। आप लेकिन मेरी आवाज आ रही? लेकिन जहां तक जीत का सवाल है ना, मैं अपने उम्मीद पर भी मैंने जी खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। मैं अपने उम्मीद को भी समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्हें 10 सीट मिले कम से कम, लेकिन क्या ऐसा होगा ये मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ जब मैं घूमता हूँ समाज में तब। जी 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 विशाल जी, 10 में से कितना मार्क्स जनसुराज को? नहीं, प्रयोग के लिए और हिम्मत के लिए तो खैर जाहिर तौर पे मैं तो 9 में से 9.5 अंक दूंगा, है ना। मुद्दों जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं उसके लिए 8.5 रहेगा। जहां तक जीत है, मुझे बहुत संयम से मैं 1 से 1.5% के आसपास 10 में से दूंगा। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रमाकांत चंदन सर हमारे साथ थे, देवनाथ और विशाल तिवारी जी, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि जो बिहार चुनाव है उस पर चर्चा के लिए हर दिन हमारे साथ कोई ना कोई नए मेहमान होते हैं, उनसे हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। फिलहाल ये चर्चा आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।